कि आखिरकार जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको बता दिया कि किस पे ये डिपेंड करता है, बट आप ये भी जानिए कि किस पे ये हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो लिखूंगा इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा जी किस पे, तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ दिस सब्सटेंस। सब्सटेंस जब भी मैं बोल रहा हूं यानी कि वो कंडक्टिंग है और कंडक्टर ही है, समझ गया ना। दूसरा है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा हमारा, टेम्परेचर, समझ गया। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर 20 डिग्री पर लूंगा, 25 डिग्री पर लूंगा तो रेजिस्टिविटी कुछ अलग हो जाएगा। और सर आपने हमको एक बात बताया है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कैसे? तो सुनो मेरी बातों को ध्यान से। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ता है और टेम्परेचर को घटाने पर घटता है। तो चूंकि रेजिस्टेंस रिस्पांस करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा, तो हमारा ये भी तो बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि ये बढ़ घट रहा है। तो पता चल गया ना कि हमारा टेम्परेचर पर आखिरकार ये कैसे ये कंट्रोल करेगा हमारा रेजिस्टिविटी को। चलिए अच्छी बात है। तो इतनी सारी बातों को नोट करेगा। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे मैं तुझे लिखा दूं, बता दूं कि कुछ सर्टेन डाटा दिया हुआ है इसी रेजिस्टिविटी के बारे में, कुछ वैल्यू है कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर, उसे भी लिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। शायद लेक्चर लंबा हो जाए बट डोंट वरी, मेक पेशेंस। लिखो इसे। अब सुनेगा ध्यान से आप लोग। देखिए मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे मैंने रेजिस्टिविटी को यहाँ पे लिख डाला, बट आपके मन में चल रहा होगा कि ये लिख क्या डाला। तो डोंट वरी, मैं इसे आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। अभी भी आपको जानकारी दिया थी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, कैसे निकालने का फॉर्मूलाज भी मैंने दिया। अब सुनेगा, अब मैं आपको यह सिखा रहा हूँ स्टूडेंट कि जो हमारा ये रेजिस्टिविटी है वो कुछ मटेरियल्स का, कुछ सब्सटेंसेस को यहाँ पे गिवन है, प्रोवाइड किया गया है आपको। इसे आप क्या कीजिएगा कि इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ मुझे पता है आपको याद तो इतना सारा करना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअली जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये सब नहीं पूछेगा कि क्रोमियम, जब क्रोमियम को 20 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं हम तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो इतना होता है। इस प्रकार से बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा, देना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन कंपटीशन में शायद मैं भी दे सकता हूँ ऑब्जेक्टिव, बट इस प्रकार से वहां भी शायद कम ही रहे, कभी कभी हो भी सकता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, समझ गया ना। और इसे एक नया पेज पर लिख लेगा, एक ही तरफ लिखेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दो तरफ भी लिख लेगा। बट देखिए, तो कुछ मैंने यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस लिया हूं मैं यहाँ पर, कोई पदार्थ लिया हूं। कितना डिग्री टेम्परेचर है जी, 20 डिग्री टेम्परेचर पर जब मैं लेता हूं इतने सारे सब्सटेंस का, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है वो मैंने लिख डाला है, ठीक है। अब देखिए मैं कंडक्टर्स को उठाया हूं, जिसको मैं बहुत सारे मेटल्स है, तो सिल्वर मेटल्स को मैं उठा रहा हूं जो कि एक कंडक्टर है। इनफैक्ट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, रहने दो जी, छोड़ दो, जाओ बैठ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जो हमारे ये सिल्वर है इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो 1.60 × 10⁻⁻18 ओम मीटर होगा, क्लियर होता है। तो इसी प्रकार से कॉपर का इतना होगा, एल्युमिनियम का इतने सारा, कॉपर का, सिल्वर का पढ़ दिया, एक बार हर एक चीज पढ़ लेता हूँ। सिल्वर का 1.60 × 10⁻⁻18 ओम मीटर, कॉपर का 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है। एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी होगा 2.63 × 10⁻⁸ ओम मीटर। टंगस्टन का ठीक उसी प्रकार से 5.20 × 10⁻⁸ ओम मीटर। निकेल का 6.84 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आयरन का रेजिस्टिविटी होगा 10.0 × 10⁻⁸ ओम मीटर। हाँ ठीक है, बोर ना कीजिए, इतना दिखता है सर हमको, लेकिन ये बताइए सर हमको मुझे
कि ये आपने क्या लिखा है, एलॉयज लिखे हैं, मैंगानीज, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या लिखे हैं? तो सुनो, ये मैं लिखा हूं इसका कंपोजिशन की जो ये एलॉयज मैग्नीज बना है स्टूडेंट, वो इस कॉपर, मैग्नीज और निकेल का इस्तेमाल करके एक एलॉयज बनाता है जिसका नाम है मैंगानीज। कॉन्स्टेंटन ठीक उसी प्रकार से कॉपर और निकेल का इस्तेमाल करके कॉन्स्टेंटन एलॉयज का निर्माण करते हैं। नेक्रोम एलॉयज बनाना हो तो निकेल, क्रोमियम एंड मैग्नीज और आयरन का मिला करके एक एलॉयज बनाता है जिसका नाम है नाइक्रोम। तो क्लियर हो गया ना, अच्छी बात है। तो उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सिलिकॉन, उसका रेजिस्टिविटी कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये हमारा कुछ इंसुलेटर लिए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, जैसे ग्लास हो गया, हार्ड रबर हो गया, इबोनॉइड, पेपर, डायमंड, तो उसका भी रेजिस्टिविटी दियो। हाँ ये हुई ना बात, अब एक एक करके पढ़ते सर हम तो बोरिंग हो जाते। जस्ट काम डाउन, काम डाउन। तो इतनी सारी बातों को आप इसे एक क्षण में इसे लिखिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उससे भी मैं लिखवाता हूं, इसके नीचे स्टार मार के लिखेगा। लेकिन उससे पहले एक बात तुम सुनो, जैसे मैं यहाँ पे कॉपर और सिल्वर, जैसे कॉपर को मैं बोल रहा हूं कि कॉपर का रेजिस्टिविटी है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसका अर्थ बताइएगा सर। हाँ जरूर बताएं। जब मैं बोलता हूं कि कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो 1.60 इंटू 10⁻18 ओम मीटर है, इसका अर्थ ये है स्टूडेंट कि जब मैं एक कंडक्टर कर लेता हूं जिसका लंबाई हो 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, तब जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वह होगा 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। कॉपर लिया ना तो 69 ओम मीटर, सिल्वर लिया तो 60 ओम 10⁻18 ओम। तो पता चल गया ना कि आखिरकार ये रेजिस्टिविटी इतना कहने का अर्थ क्या होता है। तो इसी बात को मैं कुछ लिखवाता हूं, बट उससे पहले इन सारी बातों को क्लियर करिए, मेंशन कीजिए। नाउ जो भी आपको मैंने यहाँ पे बातें लिखाया है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं और उसी को नीचे पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, समझ गए? जैसे मैं क्या बताना चाहता हूं, कोई भी जो हमारा मटेरियल्स है स्टूडेंट, अगर वो गुड कंडक्टर्स है उसके थ्रू बहुत आसानी से करंट फ्लो कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है। और जो इंसुलेटर्स होता है जिसके थ्रू हमारा जो बैड कंडक्टर्स है करंट पास नहीं कर सकता है, उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, समझ गया ना? तो इसी चीज को लिखा जाए तो क्या लिखूंगा, लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे the good conductors have very high resistance, high resistivities ठीक है। दूसरा चीज लिख सकता है कि the bad conductors, बैड का हो या फिर पुअर कंडक्टर, bad conductors have very low resistivity। चलिए इतनी सारी बातों को क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यहां से भी आ सकता है कि बताओ जी गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी हाई होगा या लो। ऑप्शन में लो, हाई, बी, सी में बोथ, डी में नन, या फिर ऑल, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग लो मार के आइएगा गुड कंडक्टर्स के लिए, बैड कंडक्टर्स के लिए वेरी हाई रेजिस्टिविटी। चलिए अच्छी बात है, ये क्लियर होता है। अगला बात क्या बताएंगे सर? देखो स्टूडेंट, सिल्वर को कहा गया सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाँ सर, तो क्यों कहा गया सर? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो सिल्वर का रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही कम है। यहां पे मैंने लिखा था सिल्वर का रेजिस्टिविटी वो है 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। यही है, यही है। तो पता चलेगा ना कि आखिरकार सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा गया। तो इसी बात को लिखेंगे, तो लिखा जाए इस पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है। अब कोई किसी ने पूछ दिया कारण, बिकॉज बहुत बचपन से ही पढ़ते हो, 8वां से 9वां से, बट आपको शायद कम ही लोग हैं जो कारण जानते हैं, तो आज कारण जान लो। बिकॉज इट हैव द लोएस्ट रेजिस्टिविटी, लोएस्ट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटीज ऑफ कितना, तो 1.60 into 10⁻⁻8 ओम मीटर, यही होता है। चलिए वेरी गुड सर। हाँ सर, आपको भी बोलता हूँ, आप भी हमको सर बोलते। एनीवेज, बस इतनी सारी तो भावनाएं चलती ही रहेगी, रुकने वाला। लेकिन सर ये एक बात बताइए कि आखिरकार सिल्वर को बेस्ट कहा है, बट हम लोग क्या देखते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम का वायर इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों में और खंबे में, या फिर जो भी वायर लगा। मुझे नहीं लगता इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो वायर है, जो मेटल्स है, वो सिल्वर होगा या फिर गोल्ड होगा। गोल्ड नहीं है, महंगा है तो क्या हुआ, गोल्ड होगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे नहीं जी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर होनी चाहिए। क्या अगर सिल्वर रहता, गोल्ड रहता तो, अगर गोल्ड सिल्वर रहता तो सबसे पहले तो बाहर कोई काट करके शॉपकीपर के पास जाता ज्वेलरी शॉप में कि भाई साहब इस गोल्ड को कन्वर्ट कर दीजिए मनी में, रुपया में, है ना, यही ना करता। तो इसीलिए हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सिल्वर महंगा है, वायर बिछाना मुश्किल है। बट हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम एक कंडक्टर है, उसका भी अच्छा खासा कम रेजिस्टिविटीज है और वो चीप भी है, सस्ता भी है, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गया ना? तो देखो नेक्स्ट बात है, लिखूंगा बी यूज्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम, किस लिए, तो फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो बता दिया, लेकिन कोई पूछा कारण बताइए, तो कारण में बता देना, क्यों कर रहा था ना, बोल रहा कि मेरा सर स्टूडेंट है, तो कारण जान जाएगा। एनीवेज, बिकॉज इट हैज, इसके पास क्या है, लोएस्ट रेजिस्टिविटीज, लोएस्ट रेजिस्टिविटीज तो है ही, एंड आल्सो चीप, सस्ता है, चीप है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया। चलिए अच्छी बात है। अब एक बात और ध्यान से सुनेगा, जो हमारा एलॉयज होता है, जैसे मैंगनीज, कांस्टेंटियम, नाइक्रोम, इस एलॉयज का जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किसके मुकाबले, तो हमारा प्योर मेटल्स के मुकाबले, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, निकेल एक्सेट्रा। तो क्लियर होता है ना? चलिए अच्छी बात है, तो इसको भी लिखेंगे the alloys have much more higher resistivities than that of pure metals के मुकाबले। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या फिर ट्रू और फॉल्स में भी। ट्रू और फॉल्स का तो अब जमाना नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर दिया। एनीवेज, पर जानकारी के लिए होनी ही चाहिए। कोई पूछा हो तो क्या जवाब देगा, ऐसे ही रहोगे, जवाब तो दोगे ना, तब ना पता चला कि कोई हमारे टीचर से पढ़ के। एनीवेज, जस्ट काम डाउन। तो देखिए एलॉयज का जो रेजिस्टिविटीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है प्योर मेटल्स के मुकाबले। कोई लड़का आएगा, आप समझते क्या है, कुछ भी बोल दीजिएगा, मान लेंगे, नहीं मान। लेकिन एक बात और जानिए, एक्सपेरिमेंट में ये सारा चीज पाया गया है। देखिए होता यह है स्टूडेंट, लिखेंगे कि द एलॉयज लाइक मैंगनीज या फिर इसको इस प्रकार से लिखिए,
मैंगानीन ब्रैकेट में लिखो एन एलॉयज ऑफ, किसका एलॉयज है? तो Cu कॉपर का एलॉयज है, और मैंगनीज Mn और किसका है? तो निकेल का है, निकेल का है। चलिए ठीक है, यहां तक ले गया। कॉपर मैंगनीज निकेल का है 25 टाइम्स 5 times more resistivities than that of copper metal। कॉपर मेटल के मुकाबले जो हमारा मैंगानीन है स्टूडेंट, वो 25 गुना ज्यादा रेजिस्टिविटी को कंटेन करता है। तो पता चल गया ना कि आखिरकार जो हमारा एलॉयज होता है उसका रेजिस्टिविटी क्यों ज्यादा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये सारा चीज पाया गया। मैं तो यहाँ पे कुछ भी ना तो संसाधन है और ना ही कुछ है कि मैं आप एक्सपेरिमेंट करके बताऊं, प्रूव करके बताऊं। नॉलेज है तो नॉलेज आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। क्लियर होता है ना? तो ठीक है, अच्छी बात। एक फिल्म का डायलॉग था ना कि हम झूठ थोड़े बोलेंगे सर आपको हम पे यकीन नहीं, तो क्या बोला कि यकीन तुम्हारे मुंह से अब शोभा नहीं देता है। एनीवेज, पता है ना, बताना कमेंट में कि किस फिल्म का डायलॉग है, समझ गया ना? तो कभी कभी होने भी चाहिए बातें। एनीवेज, अब देखिए एक इसी के जैसा है कॉन्स्टेंटन एंड एलॉयज ऑफ किसका एलॉयज है? तो कॉपर और निकेल का एलॉयज है स्टूडेंट। इसके पास भी है 30 टाइम्स more resistivities than that of कॉपर मेटल के मुकाबले 30 गुना ज्यादा होता है। किसका? इसी कॉन्स्टेंटन। क्लियर होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एलॉयज होता है जो हमारा नाइक्रोम है, जो किससे बना है? निकेल का इस्तेमाल किया, क्रोमियम का इस्तेमाल किया, मैग्नीज का इस्तेमाल किया है, एंड आयरन का भी इस्तेमाल किया गया, कॉपर का भी इस्तेमाल किया गया। तो इसे भी लिखेंगे कि नाइक्रोम के बारे में, नाइक्रोम एंड एलॉयज ऑफ किसका है? तो निकेल का है, और किसका है? मैंगनीज का है, क्रोमियम का है, एंड Cu यानी कि कॉपर का है 60 टाइम्स more resistivity than that of copper metal। कॉपर मेटल का मुकाबले। लेकिन अब बार बार कॉपर मेटल का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसका थोड़ा सा कुछ 31,000 32,000 कुछ भी आ सकता है ना, समझ गया ना? तो क्यों बार बार कॉपर? इसलिए क्योंकि कॉपर से ही तुलना किया गया है एक्सपेरिमेंट में। क्लियर होता है? आपका कोई किसी प्रकार का शक नहीं रहेगा, मैं हर एक चीज को दूर कर दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, तो इस सारा एलॉयज का कहां इस्तेमाल करेंगे? प्रश्न होता है कि नहीं आता है? आता है। तो देखो एलॉयज इस प्रकार से हाई रेजिस्टिविटीज वाले रजिस्टर को वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको कम करंट की जरूरत पड़ता है, समझ गया ना? तो लिखेंगे alloys are used in the electrical appliances as a रजिस्टर के रूप में, या फिर और
रेजिस्टेंसेस के रूप में। किस लिए? टू रिड्यूस करंट, करंट को घटाने के लिए इन द सर्किट, इन द सर्किट, जो सर्किट है उसमें करंट घट जाए, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसी एलॉयज का या फिर हायर रेजिस्टेंस के पास। समझ गया? कोई पूछेगा कि क्यों? बिकॉज एलॉयज लाइक नाइक्रोम Constantan etc have high resistivity, high resistivity दिखता है ना, अच्छी बात है। तो मैंने आपको काफी डिटेल में इन सारी चीजों को जानकारी दिया है। अब क्या कीजिए, इन सारी बातों को लिखिए, नोट बनाइए, और अब मैं आगे बताऊंगा, उससे ध्यान से समझना। क्लियर होता है? तो क्या बताइएगा सर, मैं आपको आगे कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले ये मेंशन करें, नहीं बता ही दीजिए। देखो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं इसी एलॉयज का, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह सब। तो बट उससे पहले इन सारी चीजों को लिखा, कहीं डाउट हो तो मैसेज कीजिए। चलिए, अब आपको कुछ आगे की मैं बातें बताता हूं। जैसे मैं बता रहा हूं कि जो हीटिंग एलिमेंट्स है या फिर हीटिंग कॉइल्स है, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर में इस्तेमाल करते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर को, या फिर एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, प्योर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्रश्न आता है कि क्यों इस्तेमाल करते हैं उसे? तो ऐसा इसीलिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा एलॉयज है उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि एलॉय जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा और जलेगा भी नहीं, बर्न भी नहीं करेगा, इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी नहीं। जब वो लाल भी हो जाएगा, व्हेन इट इज रेड हॉट, जब वो लाल है फिर भी नहीं वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, नहीं वो जलेगा, नहीं टूटेगा। तो पता चल गया ना कि आखिरकार आयरन में उसी एलॉयज का क्यों इस्तेमाल किया है, और टोस्टर में, इलेक्ट्रिक कीटल में, बहुत सारा वगैरह हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो बसरते, तो इसी तरह का एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। तो और इस बात को भी लिखा जाए। तो देखिए, द हीटिंग एलिमेंट्स, और क्या हो जाएगा, और हीटिंग कॉइल, कोई लड़का इसे ये अपना समझ, और हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे में इलेक्ट्रिक आयरन जी, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर या फिर टेस्टर ही क्यों ना बोलिए, एक्सेट्रा, आर मेड अप ऑफ एलॉयज, एलॉयज से बनाते हैं, rather than a pure metal, प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्यों? तो लिखेंगे दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, ऐसा कि क्यों होता है वो सारे कारण को बताता हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग, या फिर इसको क्वेश्चन ही बना लो, भाई भाई क्यों, है ना? समझ में नहीं आता कि आपको क्वेश्चन बता करके बताऊं या फिर टॉपिक करके देता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं करके। क्या अच्छा रहेगा आप ही बताओ, क्वेश्चन या फिर थ्योरी टाइप का? थ्योरी
वेरी गुड। कहता सर थ्योरी रहेगा तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, सही पकड़े हैं। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, मैं इसे थ्योरी ही रहना। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग। फ्लोइंग के चलते, जैसे में पहला रीजन ये हो सकता है, लिखेंगे कि एन एलॉयस हैव हाई रेजिस्टिविटीज। हाई रेजिस्टिविटीज। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एन एलॉयस डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न भी नहीं करेगा। इवन यहां तक कि अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर पर कहा ना, इवन एट हाई टेम्परेचर, व्हेन इट इज रेड हॉट, जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, लाल हो गया है गम जल करके, फिर भी नहीं वो टूटने वाला है, ब्रेक नहीं करने वाला, नहीं बर्न करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही नहीं करेगा। तो क्लियर होता है ना, ये सारा रीजंस को आप मेंशन कीजिए अच्छे से, समझ गया ना। फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैं करूंगा, बट अगर आपको इतनी सारी बातों को जानकारी है तो कुछ चीजों को और भी जानकारी लीजिए, है ना। हाँ सर बिल्कुल। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दे सकता है जी कि बताओ मुझे इलेक्ट्रिक हीटर्स, जैसे में रूम हीटर्स हो गया या फिर वाटर हीटर्स जिसका नाम है गीजर्स, टोस्टर, किटल्स, इलेक्ट्रिक किटल्स, हेयर ड्रायर्स जो गर्म हवा करके बालों में मारता है और इस प्रकार से बाल सूख जाते। गर्ल्स लोग बहुत अच्छे तरीके इस प्रकार से लाए, और हॉट एयर आता है फिल्म वगैरह में ना देखते हो, इधर से इस प्रकार से लहराता हुआ नजर आता है, नहीं आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। वही तो कह रहा हूं कि गर्म हवा क्यों, क्योंकि एलॉयज का इस्तेमाल किया गया उसके अंदर में। तो क्यों, कोई पूछा है कि क्यों, तो इन सारे कारण को मेंशन कर देना है आपको, क्वेश्चन बना देगा तो नहीं बन जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बन ही जाएगा, बस और तो कुछ करना ही नहीं रहता है जी। इतनी सारी बातों को लिखो, फिर मैं आगे मूव करता हूं। मेंशन लिस्ट, अब आपको इतनी सारी बातों को जानकारी दिया, अब इसी में कुछ और आगे वाली बातें करता हूं, कुछ और आपको जानकारी देते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एलॉय है जिसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक प्रकार का एलॉय है स्टूडेंट, और इसी नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा तरह तरह के हीटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाने में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, वाटर हीटर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका, तो इन्हीं सारे कारण को और डिटेल में बताता हूं। अभी जो एक पॉइंट लिखा ना उसके नीचे लिखेगा जो मैं अभी लिखा रहा हूं, समझ गया ना? चलो अच्छी बात। अब देखिए होता यह है कि एन एलॉयस, सर ये होता है नहीं, एक एलॉय है नाइक्रोम, उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उन्हीं सारे कारण को मैं लिखाऊंगा, बट उससे पहले लिखो तो सही। एन एलॉयस लाइक, जिसका नाम है बहुत फेमस प्रचलित है नाइक्रोम, ऐसे सुनेगा नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं थर्मोकोल को कटिंग करने के लिए। 10th में या फिर 9th में तो एक प्रैक्टिकल सर बनाते होंगे कि नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करेगा, दो पेंसिल के बीच में इस प्रकार से रख देगा, और क्या करेगा कि बहुत स्मूथली काटे। क्यों? क्योंकि वो हीट है जी, और पतला सा तार है, लेके जाएगा बेचारे मासूम से चारकोल के पास, थर्मोकोल के पास, तो वो क्या करेगा, अरे वो जला के खाक कर देगा ना जी, समझा करो। क्या सर पूरे थर्मोकोल नहीं, बल्कि वो स्मूथली काट देगा, उसको काट करके पिस्सों में अलग कर देगा। तो पता चल गया ना कि क्यों, क्योंकि रेसिस्टिविटी है, गर्म हो जाएगा तो जाएगा, कट जाएगा, क्लियर होता है। तो एन एलॉयज लाइक नाइक्रोम is used in the electrical heating
अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंसेस के केस में जैसे हम तो सच एज क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक कीटल, का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जी टोस्टर्स, बल्कि इतना ही नहीं और भी इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर्स, और तो और वाटर हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वाटर हीटर को क्या कहते हैं, गीजर बोलते हैं, गीजर्स को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। गीजर के साथ साथ हेयर ड्रायर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, हेयर ड्रायर्स एंड एटसेट्रा। प्रश्न उठता है कि क्यों, है ना, तो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लोइंग रीजन के चलते इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक ए थ्योरी में अभी बता रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। पहला हो जाएगा कि नाइक्रोम हैज हाई रेजिस्टिविटी। नाइक्रोम के पास क्या है, तो हाई रेजिस्टिविटी। इसको भी जरा सा क्या करते हैं कि डिफाइन कर लेते हैं, तब पेट भरेगा, तो ऐसे पेट भरेगा वाला है, सिर्फ लिखेगा। हाँ सर बिल्कुल। देखिए, ड्यू टू दिस, जिसके चलते क्या हो जाएगा, इट गेट्स हीटर, या फिर ऐसे लिखिए, ड्यू टू दिस इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट का निर्माण करेगा। कब, ऑन पासिंग करंट, जब आप इस नाइक्रोम वायर के थ्रू पास कीजिएगा करंट का, तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक आयरन जिसका सबूत है, रूम हीटर, गीजर वगैरह, इस वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इस्तेमाल किया। अब और है दूसरा रीजन ये है कि नाइक्रोम, इसके पास तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है। दूसरा बताया था ना कि ऑक्सीडेशन और बर्न नहीं कर सकते। नाइक्रोम does not undergo oxidation or burn even at high temperature, वो भी एट हाई टेम्परेचर पर भी नहीं बर्न कर सकते। सर इसको भी कुछ डिफाइन कीजिए सर, मान लो सर। चलिए जानते हैं कि इसको आप क्या डिफाइन करके बनाना। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखो, इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह सब तो लाल हो जाता है, तो बहुत लंबे समय तक उसको एकदम कैन वी कीप रेड हॉट, उसको जलाए हुए रख सकते हैं, और बर्न भी नहीं करेगा और जलेगा भी नहीं। लिखेंगे, ड्यू टू दिस it cannot burn due to this, ऐसे लिखो, it can be kept red hot, वो भी कैसे, तो without burning or breaking इन एयर, बिना हवा में जले हुए और बिना इसको
टूटे हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इसका नाइक्रोम वायर को जलाए हुए रख सकते हैं। तो पता चल गया ना, चलिए सर अच्छी बात है कि आप जान गए। अब देखो सेमीकंडक्टर्स जो है वो ना तो उसका कंडक्टर है और ना ही वो इंसुलेटर है, यानी कि बीच का बनकर रह गया है। हाँ सर, तो क्या हुआ, तो हुआ ये स्टूडेंट कि उसका इस्तेमाल किस लिए करें, इसका मतलब कि ना तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, उसका इस्तेमाल करेंगे किसमें, तो सोलर सेल देखो उसमें इस्तेमाल करते हैं और इसका ट्रांजिस्टर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इससे कोई लेना देना नहीं अगला पॉइंट को लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स, या फिर एक साथ ही लिख दो सेमीकंडक्टर्स और यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो सुनेगा यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, ट्रांजिस्टर्स, सोलर सेल का इन्हीं सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो भी रजिस्टिविटीज में आपको काफी डिटेल में बताना था मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कि 10th में कुछ भी छोड़ दिए होंगे या फिर कुछ भी आपको नहीं बताया होंगे। फिर भी आपको शक रहता है तो मैसेज जरूर कीजिए, नहीं भी शक है तो वही एक बार कुछ बोलते हुए जरूर जाना। एनी हाउ बट अब कुछ क्वेश्चंस को डील करता हूँ, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा, रेजिस्टिविटी या फिर लेंथ निकालना हो तो उसको कैसे बने, तो लेट अस सी, बट उससे पहले लिखेंगे। अब ये क्वेश्चंस जो है आपके सामने, अब इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है इसका सॉल्यूशन। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए आपका जो प्रश्न है, एक कॉपर वायर लेंथ इज 2 मीटर लेंथ है कॉपर वायर का, एरिया दिया हुआ है आपका 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, जो रेजिस्टेंस है वो 2 × 10⁻⁻2 ओम दिया हुआ, निकालना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी निकालना है, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी क्या होने वाला है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं जी, तो लिखेंगे गिवन में कि क्या आखिरकार दिया हुआ है, गिवन, तो आओ चलो देखते हैं कि क्या है। आपको दिया हुआ है लेंथ L बराबर, लेंथ L दिया हुआ है 2 मीटर और दिया हुआ है एरिया भी आपको दिया हुआ, एरिया A दिया हुआ, क्या कितना दिया हुआ, तो 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और कुछ दिया हुआ, हाँ रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है नहीं, तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 ओम हो जाएगा। ओम को अगर नहीं पता तो मैं आपसे बता दूं कि कुछ इसी प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, समझ गए, अच्छी बात है। तब होगा क्या, तो आपसे पूछ रहा है क्या, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो बराबर भाव, रो पूछ रहा है, तो आपको रो का फॉर्मूला नहीं बताया है, तो देखेगा, लिखेंगे सिंस रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो आर ए अपॉन में एल, तो नो प्रॉब्लम, वैल्यू को पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज रो बराबर आर कितना दिया हुआ बोलो, और आर इन्हें दे रहा है 2 × 10⁻⁻2 गुना ये एरिया कितना दिया हुआ है, तो 1.7 × 10⁻⁻6 दिया हुआ, चलो अच्छी बात। अब लेंथ कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1.7 × -2 है और -6 है, तो जुट जाएगा, तो -8 ओम मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो तो गया जी, क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टिविटी, ये इतना
ओम मीटर, आपका रेजिस्टिविटी निकल गया कॉपर वायर का, उसका रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो कंप्लीट होता? हाँ सर कंप्लीट होता। तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, मेंशन करो इसे। आपने और मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जितना मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में बताया है उतना बहुत ज्यादा मैंने बताया, उससे बढ़ के मैंने बताया, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा और नहीं कोई क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे ये इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं तो बहुत इजीली आपको से ये सोल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। अब देखिए कैसे। अब देखो होता यह है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए बार हैज डायमीटर इतना दिया हुआ, किसी बार का डायमीटर जो है, थिकनेस उसका दिया हुआ डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है इतना 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर दिया हुआ। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस बार टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसका लंबाई बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज हो जाएगा, कितना बदल जाएगा अगर इफ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर को दुगना कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे के लिए सॉल्यूशन करूंगा, एक के लिए थोड़ा सॉल्यूशन करूंगा, बल्कि हम लोग तो इस पूरे के लिए सॉल्यूशन करते हैं, है ना जी। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं लेकिन किसका? ए का। तो गिवन में लिखूंगा, गिवन में आपका हो जाएगा डायमीटर यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 0.5, इतना डायमीटर है तो रेडियस आधा होता है ना, इतना mm होता है। तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 0.2525 हो जाएगा, समझ गया ना, इतना mm ही रहेगा। लेकिन एस आई यूनिट क्या होता है? मीटर में लेना है। तो 0.25 को जो 1000 से भाग देंगे तब मीटर में बदल करके 0.25 × 10⁻³ मीटर, इतना मीटर हो जाएगा। स्पष्ट होता है? स्पष्ट होता है। अब देखिए ये रेडियस आर हो गया और क्या रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ यानी कि रो दिया हुआ, कितना दिया हुआ बोलो 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, इतना दिया हुआ। और यहाँ पे देखो तो रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10 ओम। 10 ओम पूछ क्या रहा है? लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ दिस वायर यानी कि एल बराबर भार, एल बराबर भार। नो प्रॉब्लम, लेट अस, आपको पता है जी, जानते हो, लेकिन सिंस क्या होता है ये हमारा जो आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए होता है नहीं, तो दिस इंप्लाइज एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर तो आर ए अपॉन में रो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रो हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। आर बराबर ये जाएगा ऊपर में मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे आ जाएगा तो बराबर एल ही ना बच जाएगा लेंथ। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज, अब एल का वैल्यू पुट कीजिए, आर कितना है हमारा, लेकिन जान रहे हो यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है जी, एरिया नहीं पता है आपको, यानी कि आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ए बराबर निकाले के पड़ी ना, तब ना निकली लेंथ का कि आर बराबर रो एल अपॉन में ए होता और ए आपको पता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है जी। नहीं तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इसका एरिया को निकाल लेते हैं। तो एरिया ए निकालने बराबर पाई आर स्क्वायर, जानता है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नहीं 22/7 गुना रेडियस कितना है जी, ये है 0.25 × 10⁻³ इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए जब इसका तुम कैलकुलेशन करोगे, तो आपको जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1964 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा महानुभावो। लग रहा होगा कि बिना गुना होगा कैसे सर? अरे पता है ना जी, आपको पता रहता कि किसका पीछा करने से देखना, कौन तो ऐसा करके देखता है, तो मैं क्यों नहीं जान सकती इतनी से बात। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया।
अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, एरिया भी निकालिए। आप लिखेंगे सिंस रो बराबर जानते हैं आर ए अपॉन में एल, तो दिस इंप्लाइज सर उस समय आर लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, कहां से, फ्रॉम बाय दी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से ये लिखते हैं ये फॉर्मूला को, तो हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई रो, रो रो ये वाला रो नहीं जी, नेचर ऑफ द मटेरियल वाला रो, तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू आर हमारा क्या है बोलो 10 है, और एरिया हमारा क्या है तो 0.1964 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, मीटर स्क्वायर क्यों लिखता है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ठीक है, रो कितना दिया हुआ है, रो ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन करो, तो करो कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या, देखो तो क्या हो जाएगा। अब जैसा देखो जी ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल है, तो ये डेसिमल खत्म होकर के क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 चला जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा, और ये डेसिमल खत्म होकर के नीचे 1 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना शून्य हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर दें क्या, कर दीजिए, ये 1964 y 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये भी तो ऊपर जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखिए जो हमारा लेंथ है वो कुछ इतना आ रहा है ना, तो अब देखो ना क्या हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेशन कर, अभी देखो तो जी क्या हो जाएगा, ये -6 है और ये -8 है, तो क्या हो जाएगा, ये -6 है तो फाइनली जब इसको करोगे तो ये सारा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये हटा दिए तो नीचे 4 0 लगेगा, ठीक है, इसको काट दिया, इसको काट दिया, अब देखिए हो जाएगा क्या, हो जाएगा 1964 y 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो देखो तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 किए हैं, और ये जो है वो क्या है, ऊपर में जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में नहीं हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा, -3 है, ये हो जाएगा 1964 और एक 0 भी इंटू 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10, हाँ सर बिल्कुल 10 हो जाएगा, तो क्या तो देखिए फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 2 कुछ इसी प्रकार से 1.7 इतना मीटर आ जाएगा आंसर। इसको डिवाइड करोगे ना इससे तो कुछ इतना ही आ जाएगा, लेकिन अगर ये 0 नहीं काटते हो तो ऊपर में ये 4 चला जाएगा, तो अब ये 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन आप लोग मिला लीजिएगा, तो जो हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा वो फाइनल इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपको लोग देख सकते हैं, खुद भी चेक कर लीजिएगा एक बार, समझ गया ना।
तो अब देखते हैं बी की ओर मूव करते हैं, बी को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे लिखो, डिमांडिंग कर रहा है उसको सॉल्यूशन करते हैं, बी को देखते हैं। तो बी का सॉल्यूशन करने के लिए क्या आपसे वो कह रहा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम डायमीटर को डबल कर देते हैं, यानी कि दुगना कर देते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो है इज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of diameter. So when resistance is double, resistance को क्या कर दिया, डबल, then it's क्या बोला है, नहीं, diameter, how much resistance change if the diameter is double. अगर diameter को डबल कर दिया, when the diameter is double, diameter को डबल कर दिया है ना, diameter is double, diameter को क्या किया गया है, डबल किया गया है, जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोलिए किसका, तो स्क्वायर ऑफ डायमीटर का। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो जब हमने डायमीटर को डबल कर दिया, दुगना कर दिया, देन इट्स resistance will be 1/4 और 1/4 of its original value। तो ओरिजिनल वैल्यू से 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ गया ना? अब देखो कोई लड़का पूछा है कैसे कैसे बोल दिए, तो इसको और अच्छे से, रेजिस्टेंस क्या बोला, डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम लोग क्या किए हैं कि R जो है, R पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसको दुगना कर दिए, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर दिए, तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा, 4th ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो भी इसका ओरिजिनल वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसको जरा से देख लेते हैं, इसे मेंशन करो। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जी, और याद रहे ये क्वेश्चन आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है, और इस क्वेश्चंस को VVI कर रहे हैं। समझ गया ना? क्योंकि पूछ सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली चीज है, तभी आपसे बनेगी भी नहीं, यकीन है? आओ चलो देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए 6 ओम रेजिस्टेंस बार को 6 ओम का रेजिस्टेंस बार है, 6 ओम का रेजिस्टेंस बार है, उसको दुगना कर दिया गया है बाय फोल्डिंग। 6 ओम का रेजिस्टेंस बार इसको दुगना कर दिया है मोड़ करके बाय फोल्डिंग। तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस ऑफ द बार क्या होगा? कहते ना कि आसान नहीं होगा रेजिस्टेंस निकालना, नया रेजिस्टेंस, इसको मैं कुछ नहीं दे रहा, एरिया लेन कुछ भी नहीं, नथिंग, तो कैसे निकालेगा? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए लिखेंगे फॉर ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं अभी। तो ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, बट
सपोज दैट, इससे पहले कुछ लिखते हैं कि लेट 6 ओम रेसिस्टेंस वायर लेंथ इज L, its cross sectional area is A, and its resistivity Vt is रो। रेजिस्टिविटी को रो मान रहे हैं, लेंथ को एल मान रहे हैं, एरिया को ए मान रहे हैं। तो लिखेंगे नाउ फॉर ओल्ड रेसिस्टेंस। अब ओल्ड रेसिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं। कहा नहीं कर सकते? माना जब जोड़ लगाए तो एनीवेज कनेक्शन हो जाता है। एनीहाउ, तो देखिए होगा ये कि यहां पे आपको गिवन है R बराबर 6 ओम, 6 ओम, L बराबर L ही है, रो बराबर रो ही है। बट ऐसे क्यों लिखते हैं? ऐसे लिखे ना सीधे, लिखेंगे सिंस R बराबर रो एल अपॉन में A, तो दिस इंप्लाइज R का वैल्यू 6 ओम बराबर क्या हो जाएगा? रो का रो, एल का एल और एरिया का एरिया ही रह जाएगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लिया है। अब लिखेंगे फॉर न्यू रेसिस्टेंस। अब जो काम करने वाले हैं वो नया रेसिस्टेंस के लिए, यानी कि नया मुर्गा को फंसाएंगे। एनीवेज देखो बुद्धि लगाओ यहाँ पे, ये क्या करता है जी कि रेसिस्टेंस को यहाँ पे पहले से ही बना देता कि आपका समय बचे। न्यू रेसिस्टेंस के लिए क्या कहें कि वायर को डबल कर दिया गया तो उसका जो लेंथ है वो आधा हो जाएगा, एरिया जो है वो दुगना हो जाएगा। अब रेसिस्टिविटी का फार्मूला जानते हैं, R बराबर रो एल अपॉन में A, तो इसी फार्मूला पर ही सारा वैल्यूज को पुट कर दिया तो फाइनल इतना हो गया। अब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो हम लोगों ने इस प्रकार से कैलकुलेशन करके था 1.5 ओम। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, इजाजत चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज में। तब तक के लिए